हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो है हमने लिमिटेशन का सेक्शन नंबर 2 के बी क्लोज तक जो है कर लिया था। उसके आगे जो है हमें करवाना था। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। हमने जो है माइनर लॉ की एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम जो है सभी माइनर लॉज को जो है कंप्लीट करेंगे जो भी जुडिशरी एपीओ या फिर एडीपीओ के एग्जाम्स में आते हैं। तो कोई भी जो है माइनर लॉ इसमें से छूटेगा नहीं। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज पॉइंट नंबर सी बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज शायद से ये भी करवा दिया था। हम डी पर थे शायद, बॉन्ड पर। ठीक है, तो बॉन्ड पर आ जाएंगे। बंधन पत्र, हिंदी में बोलते हैं बॉन्ड को बंधन पत्र। ये किसने लिख दिया? पीछे से बच्चे आते हैं ना, कुछ भी लिख देते हैं। पता नहीं, हेलो यू आर दिस जीनियस, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। आएंगे डी क्लोज पर। ठीक है, हम 2 का डी कर रहे हैं, याद रखिएगा। सेक्शन 2 का डी जो बात करता है बॉन्ड की। हम बताएंगे, बात करेंगे कि बॉन्ड होता क्या है, बंधन पत्र होता क्या है। बंधन पत्र इंक्लूडिंग ए इंस्ट्रूमेंट हेयर बाय ए पर्सन ओब्लाइज हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनोदर। तो ये क्या कहता है कि बॉन्ड जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कोई व्यक्ति जो है खुद को बाध्य करता है कि वो जो है किसी अनोदर व्यक्ति को जो है पैसे दे ऑन कंडीशन दैट द ऑब्लिगेशन शैल बी void if a specified act is performed or not performed as the case may be। तो ये कहता है कि वो अपने आप को इस दायित्व के अधीन डालता है कि कोई कार्य हो या ना हो, चाहे वो शून्य हो जाए, लेकिन वो क्या है, वो उसको जो है वो इस एक्ट को करने के लिए बाध्य होता है। हिंदी में बोलते हैं ऐसी कोई लिखित अभिप्राय है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को धन देने के लिए अपने आप को इस शर्त के अधीन बाध्य करता है कि या तो वो कोई एक्ट होगा या फिर वो स्पेसिफिक एक्ट नहीं होगा, तब जो है वो बाउंड होगा उस देने के लिए। तो अब यहाँ पर जो है एक वर्ड यूज हुआ है, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट, रिटन इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसमें कि जैसे कि कोई सेल डीड, ठीक है, जिसको कोर्ट में एज ए डॉक्यूमेंट जो है एविडेंस कंसिडर किया जाता है। जैसे सेल डीड हो गई, मॉर्टगेज हो गया, ठीक है, और गिफ्ट डीड हो गई। ये सब क्या है? ये सब एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, लीज डीड हो गई, लीज हो गई, तो ये सारे क्या होंगे? ये सारे एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक तरीके का ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई व्यक्ति जो है अपने आप को बाउंड करता है कि वो पैसे देगा इस शर्त के अधीन, या तो वो स्पेसिफिक एक्ट होगा तब देगा, या फिर वो स्पेसिफिक एक्ट नहीं होगा तब उसके लिए जो है वो बाउंड होगा। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड। नाउ उसके बाद आते हैं हम ई, ये है डिपेंडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिफेंडेंट कौन होता है। मेनली तो जब आप कोर्ट में जाते हैं, आपने सिविल मैटर्स में देखा होगा, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ होता है वो सूट डालने वाला होता है, डिफेंडेंट जो होता है उसको उसके खिलाफ जो लड़ने वाला होता है, अपोज करने वाला व्यक्ति जो होता है जिसके खिलाफ वो सूट डाला जाता है, वो होता है मेनली डिफेंडेंट। ठीक है, इसमें क्या कहता है, वह व्यक्ति जिसे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी यह दायित्व उत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके। ठीक है, सिंपल है, समझाने की कितनी कोई वो नहीं है। जो चीज समझाने लायक है उसको मैं समझाता भी हूँ। वह व्यक्ति जिसकी संपदा या प्रतिनिधि की एलआरस की बात करता है, डिफेंडेंट्स के जितने एलआरस होंगे ये उनकी बात करता है। सेकंड पॉइंट जो है इसका, ठीक है, मतलब कि डिफेंडेंट के एलआरस। आपने देखा होगा ना, जब डिफेंड करते हैं किसी सिविल सूट में, तो यदि उसकी डेथ हो जाती है तो एक एलआर एप्लीकेशन लगती है कि उनके एलआरस को जो है पार्टी की तरह जो उसमें शामिल किया जाए। जो कोर्ट जाते हैं उनको पता भी होगा रेगुलर। उसके बाद आते हैं एफ क्लोज पर, ईजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईजमेंट, ये ईजमेंट क्या होता है? इसमें बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सुखाचार। इस सुखाचार के लिए एक बहुत फेमस कहावत है कि आन का दाना तान के खाना। ठीक है, आन का दाना तान के खाना, मतलब कि जो चीज किसी की नहीं है फिर भी उसको ऐसे यूज करना जैसे कि वो खुद ही उसका मालिक है। ठीक है, देखिए पढ़ेंगे इसको। ये ईजमेंट क्या होता है? राइट ऑफ ईजमेंट। देखिए मान लीजिए कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है और मेरी प्रॉपर्टी आप ही की प्रॉपर्टी के जस्ट पीछे है, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी फ्रंट पे है, मेरी प्रॉपर्टी पीछे। अब मेरी प्रॉपर्टी पर कहीं से कोई जाने का रास्ता नहीं है, किसी भी दिशा से।
तो मेरा जो राइट होगा ना उस अपनी प्रॉपर्टी पर जाने का, वो आपकी प्रॉपर्टी से होकर जाएगा। तो उस रास्ते को ही जो आपकी प्रॉपर्टी से होकर जा रहा है उसी को हम बोलते हैं ईजमेंट। या फिर इसमें जरूरी नहीं है कोई रास्ता ही हो, इसमें कोई पाइपलाइन भी हो सकती है। जैसे सरकार पीएनजी की कोई पाइपलाइन डालना चाह रही है, अब वो आपकी प्रॉपर्टी से होकर जा रही है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी तक जाने के लिए रास्ता उनके पास है नहीं, तो इसको भी बोलते हैं राइट टू ईजमेंट। ठीक है, तो ये ईजमेंट का राइट होता है, जिसके लिए जो होता है वो उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन वो उसको इंजॉय कर रहा होता है एज ए ओनर। लेकिन मालिक जो है उसका वो कभी नहीं होता, वो सिर्फ उसका पोजेशन के लिए जो है उसको यूज करता है। क्या कहता है, इंक्लूडिंग ए राइट नॉट राइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा राइट इंक्लूड है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से उत्पन्न नहीं होता, बाय विच वन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिमूव एंड एप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट एनी पार्ट ऑफ सॉइल belonging to other person and anything growing in or attached or subsisting upon the land of another। मतलब कि ये यही कहता है कि यदि कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए या तो किसी छोटे से पार्ट के लिए, ठीक है, मतलब मान लीजिए या तो उस पर फसल उगा रखी है, कोई खेत का कोई ईजमेंट का राइट है, फसल उगा रखी है तो आपको जाने के लिए रास्ता तो चाहिएगा अपने खेत से। आप किसी, मान लीजिए आपका खेत बीच में है, तो आप कहाँ से जाओगे, किसी ना किसी के खेत से होके होते हुए ही जाओगे, तो उसी राइट को बोलते हैं ईजमेंट राइट। ठीक है, इसमें आगे बोलता है कि भूमि के किसी भाग को या अन्य भाग को उगी हुई या उससे लगी हुई कोई अस्तित्वहीन या किसी चीज को हटाने या अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का हकदार होता है। एक बार एग्जांपल से और समझ जाता हूँ कि राइट ईजमेंट होता क्या। जैसे मान लीजिए ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ पर जो है मान लीजिए कुछ भी है, यहाँ पे गड्ढे वगैरह हैं या पानी वगैरह है, कुछ भी है, मतलब इन तीनों दिशाओं में से जाने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और इसी के जस्ट पीछे जो है मेरी एक और प्रॉपर्टी, ये आपकी एक ए की प्रॉपर्टी है और ये बी की प्रॉपर्टी है। तो अब मान लीजिए ये मेन सड़क है, ठीक है, तो अब यहाँ पर से जो है बी को जो है ये राइट होगा कि ये अपना जो है एक रास्ता यहाँ से ले, क्यों, अपने घर को जाने के लिए। इस रास्ते को ही जो है बोलते हैं ईजमेंट, राइट टू ईजमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं आन का दाना तान के काना, मतलब कि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, बी की प्रॉपर्टी ये नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बी इसको यूज करता है एज ए ओनर की तरह, जबकि वो रियल ओनर उस प्रॉपर्टी का नहीं होता है। आपको दिख रहा है ना ये एग्जाम्पल जो मैंने छोटा छोटा लिखवा दिया है, कहीं ऐसा ना हो दिखे ही ना। चलो समझ में तो आ ही जाएगा आपके, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बस बोल बोल दे रहा हूँ, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो भी जो है इंपॉर्टेंट है। आप उसी चीज से आप यदि लिख लोगे, मैं समझा तो रहा ही हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी पर। जी बोलता है फॉरेन कंट्री, ठीक है, जी बोलता है फॉरेन कंट्री। इनको हम यही याद कर देंगे, आप बस एक बार घर जाके पढ़ोगे तो आपके याद हो जाएंगे। बस आप ये जो इंडिया से अलग कोई भी कंट्री जो है वो क्या है, फॉरेन कंट्री है। उसके बाद एच आते हैं, एच बोलता है गुड फेथ का। गुड फेथ, गुड फेथ क्या होता है, नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज नॉट डन बाय ड्यू टू केयर और अटेंशन, मतलब कि जो कोई कार्य समय और तत्परता से नहीं किया गया उसको हम बोलते हैं कि वो गुड फेथ में नहीं किया गया है। ठीक है, समय को सतर्कता को ध्यान में नहीं रखते हुए किया गया, मतलब कोई कार्य नेग्लिजेंसी से किया गया है, केयरलेसनेस तरीके से किया गया है, तो उसको बोलते हैं कि वो कार्य जो है गुड फेथ में नहीं किया गया। यदि कोई कार्य जो है फुल केयर के साथ किया जाता है, पूरी सतर्कता के साथ किया जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो गुड फेथ में किया गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं आई पर। आई कहता है प्लेंटिफ, जैसे हमने डिफेंडेंट पढ़ा था सेम प्लेंटिफ इसमें है। ठीक है, ऐसे ही जो है प्लेंटिफ है इसमें। ये क्या कहता है, वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से वादी वाद लाने का अपना अधिकार उत्पन्न करता है। ठीक है, सेकंड में एलआर का, वही जैसे डिफेंडेंट था सेम प्लेंटिफ है, तो इसमें भी समझाने का ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आई। उसके बाद आते हैं जे। जे पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इसको बोलते हैं परिसीमा काल। ठीक है, देखिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इसको जो है दो तरीके से आपको समझना है। ठीक है, दो चीजें होती है, एक होता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, एक होता है क्या होता है प्रिस्क्राइब पीरियड। ठीक है, एक होता है प्रिस्क्राइब पीरियड, एक होता है प्रिस्क्राइब पीरियड।
जो कि इसी के अंदर दिया हुआ है। आप लोग जब साइकिल लाइन देखेंगे लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दो चीजें होती है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है, एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड होता है। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो होता है वो शेड्यूल 1 में जो दे रखा है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, मतलब कि किसी किसी सूट एप्लीकेशन या फिर किसी चीज के लिए कितना पीरियड होगा वो बात करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन की, कितना समय होगा। जो समय है वो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। 3 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, 1 ईयर, जो टाइम पीछे शेड्यूल 1 में दे रखा है वो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। उसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड क्या होता है, विहित काल, विहित ही बोलते हैं ना। विहित काल क्या होता है, पहले इसको पढ़ेंगे एक बार फिर आपको बताते हैं क्या होता है। मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट अपील एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल, मतलब कि कोई भी जो है, सॉरी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा, जो भी सूट अपील या एप्लीकेशन के लिए जो शेड्यूल में पीछे दिया गया है। एंड प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो ये बात कहता है कि विहित काल या फिर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड वो होगा जिस टाइम पीरियड से जो है उस टाइम पीरियड की गणना होती है। अब प्रिस्क्राइब पीरियड मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एग्जांपल के लिए क्या होता है, आपको ये तो बता दिया कि प्रिस्क्राइब पीरियड ये है, बस इसमें ये लिख दिया कि प्रिस्क्राइब पीरियड मान लीजिए 3 साल का है, आपके पास लिमिटेशन 3 साल की है। अब बात ये आती है कि लिमिटेशन 3 साल की कब से काउंट होगी, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। कब से काउंट होगी ये कैसे पता चलेगा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है इनसेन है या फिर 18 साल से कम का है, ठीक है। जैसे ही वो 18 का होता है, लॉ ये कहता है कि जैसे ही वो 18 का होगा उसके ये 3 साल काउंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि पीरियड कहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। मान लीजिए कि 1/1/2026, ठीक है, इससे कोई पीरियड स्टार्ट होकर के कहां तक जा रहा था, 1/1/2029 तक। तो ये जो टाइम पीरियड है ये होता है प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, ठीक है। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। विहित टाइम पीरियड ये क्या होता है, ये होता है प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, इसको विहित काल बोलते हैं। 1/1/2026 से जिस टाइम की गणना की जाती है कि वो टाइम कब से स्टार्ट होगा, जब से वो टाइम स्टार्ट होता है जब तक चलता है उसको बोलते हैं प्रिस्क्राइब पीरियड, ठीक है। लिमिटेशन पीरियड तो आपको समझ में आएगा, जो मेनली शेड्यूल पीछे दे रखा है। प्रिस्क्राइब पीरियड वो होता है जब से गणना स्टार्ट होती है और जब तक कि वो समाप्त नहीं हो जाता, उसके बीच के टाइम पीरियड जो होता है जब से जब तक वो चलता है उसको बोलते हैं प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद आता है प्रोमिसरी नोट्स के। प्रोमिसरी नोट ऐसा कोई लिखत इंस्ट्रूमेंट मेकर engaging absolute the pay a specific sum amount to money to another and the time therefore limited or demand of the high state। ये क्या कहता है, ऐसी लिखित अभिप्राय जिसके द्वारा उसका रचयिता किसी अन्य को धन या कोई विशिष्ट राशि अपने परिसीमित समय पर या मांग किए जाने पर दर्शन देने के लिए अत्यंतिक वचनबद्ध होता है, ठीक है। वचन पत्र, प्रोमिसरी नोट के। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, इसको बोलते हैं वचन पत्र। वचन पत्र क्या होता है, तो वचन पत्र होता है कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा जो है कोई व्यक्ति किसी धन को या किसी राशि को जो किसी विशेष समय पर, ठीक है, मान लीजिए कोई समय फिक्स किया जाता है। मैं आपसे जो है 1 लाख रुपए आपसे उधार ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं बोल देता हूँ कि मैं 20 दिनों के अंदर आज की डेट से आज से मतलब आज है जैसे 11/3/26, ठीक है। तो आज की डेट से 20 दिनों के अंदर जो है मैं इसको दूंगा 31/3/26 तक। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है, ये प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। ये तो आपको पता है, अभी समझाया था। ये प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है। तो इस टाइम पीरियड के भीतर जो है मैं किसी को कोई पैसे देने का वचन देता हूँ या फिर अपने आप को बाउंड करता हूँ या किसी के मांगे जाने पर वो पैसे मैं उसको देता हूँ, तो उसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसा वो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करता है, इसमें लिख रखा है ऐसी लिखत अभिप्राय है, कोई ऐसी वो लिखत लिखता है जिसका अभिप्राय उसका रचयिता जो उसको लिखने वाला है या किसी अन्य को धन देने की कोई विशिष्ट राशि या उसमें परिसीमित काल के किए जाने पर दर्शन देने के लिए अत्यंतिक वचनबद्ध होता है। उसके बाद आते हैं एल पर। एल करता है सूट, के एल। सूट, सूट में क्या होता है, सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एप्लीकेशन।
याद रखिएगा इस चीज को, नॉट इंक्लूड अपील एंड एप्लीकेशन, याद रहेगा। ठीक है, तो सूट में अपील एंड एप्लीकेशन इंक्लूड नहीं होती हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। जब हमने 3 पढ़ा था ए बी सी, सी जब हमने किया था तो उसमें भी यही था, उसमें एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन नो एप्लीकेशन इंक्लूड पिटीशन, तो वहां पर जो है एप्लीकेशन में इंक्लूड थी पिटीशन, लेकिन सूट में अपील एंड एप्लीकेशन जो है इंक्लूड नहीं होते हैं, ये अलग होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है टोल्ट, एम एम बात करता है टोल्ट, एम वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एम और एन को बस आप याद रखना, एम में टोल्ट है और एन में ट्रस्टी है। ठीक है, टोल्ट ट्रस्टी does not include बेनामीदार और mortgage remaining on the possession after the mortgage has been satisfied or a person in wrongful possession without title। देखिए बेनामीदार का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। बेनामीदार ओनर आपने देखा होगा, बेनामीदार ओनर क्या होते हैं, ज्यादातर जो है एमपी एमएलए करते हैं, वो क्या करते हैं अपने नाम से जमीन ना खरीद करके किसी और के नाम से जो है जमीन को रजिस्टर्ड करा देते हैं, खरीद लेते हैं उनके, और जबकि वो खुद उसको जो है यूज कर रहे होते हैं, किसी गरीब आदमी के नाम से जिसको इसकी नॉलेज नहीं है उसके नाम से इसको रजिस्टर्ड करवा दिया कुछ पैसे बचाने के लिए, और उसको जो है ऐसी ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं बेनामीदार ट्रांजेक्शन। कितनी वीडियो हो गई है, ज़्यादा लेंथी नहीं हुई है तो सेक्शन 3-4 को और पढ़ा दे। अरे अभी तो बहुत टाइम है, 20 मिनट भी नहीं हुए, कोई नहीं। अभी जो है एक बार अब मैं आपको दोबारा से सारी को रिवाइज करवा देता हूँ, उम्मीद है आप लोग भी घर पे पढ़ते होंगे। ठीक है, मैं आपसे ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आप जो है सारी चीज़ें आपके याद होती होंगी। ठीक है, ए में क्या था, फर्स्ट था एप्लीकेंट। ठीक है, बी में क्या था, बिल ऑफ एक्सचेंज, सॉरी बी में एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन। थर्ड में सी बिल ऑफ एक्सचेंज, डी में बॉन्ड, ई में डिफेंडेंट, यही था ना, आप लोगों को याद रहेंगे। ई एफ में क्या था, ईजमेंट, एफ में था ईजमेंट, ए बी सी डी ई एफ जी, जी में क्या था, जी में था फॉरेन, फॉरेन कंट्री, एच में गुड फेथ, एच में था गुड फेथ, आई में क्या था, प्रोमिसरी नोट, पीरियड ऑफ लिमिट, सॉरी प्लेंटिफ, आई में था प्लेंटिफ, जे में था पीरियड ऑफ लिमिटेशन, के में था प्रोमिसरी नोट, एल में क्या था, एल में था सूट, एम में था टॉट, एन में था ट्रस्टी। तो ये जो है सेक्शन 2 के डेफिनेशन क्लोज के थे, आप लोग जो है इसको याद कर लेना, और मैं भी जो कोशिश करूंगा याद करने की, मैं भी भूल जाता हूँ, मैंने भी काफी टाइम से इनको पढ़ा नहीं था, एबीसीडी करके ना भूल जाता हूँ, वैसे तो याद है। ठीक है, ए में एप्लीकेंट, अब मुझे कोई पूछेगा तो मैं इसको इजीली बता सकता हूँ कि किसमें क्या था। ठीक है, चलो अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 3 पर, एंड पार्ट नंबर 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जो बात करता है लिमिटेशन अपील, सूट अपील एंड एप्लीकेशंस की।
सूट अपील एंड एप्लीकेशन में जो लिमिटेशन होगी वो किस तरीके से अप्लाई होती है, कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती है, कब अप्लाई होती है, तो उसके बारे में अभी हम जो है पार्ट नंबर 2 में बात करेंगे। पार्ट नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम पार्ट 2 पर। पार्ट 2 तो कितने से कितने तक था? 3 से 11 तक था ना? 11 तक ही था। बार ऑफ लिमिटेशन, जो सेक्शन 3 है उसकी डेफिनेशन होती है कि बार ऑफ लिमिटेशन, परिसीमा से वर्जित। ठीक है, तो ये क्या कहता है? ये कहता है, देखिए पढ़ेंगे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 4 टू सेक्शन 24 इंक्लूसिव, धारा 4 से 24 तक के बंदों के अधीन रहते हुए इंस्टीट्यूट एवरी सूट इंस्टीट्यूट, याद रखना इस पर किस तरीके की भाषा का ये वर्ड का यूज कर रहा है, एवरी सूट इंस्टीट्यूट, क्योंकि वाद दायर होता है, अपील प्रेफर्ड और अपील की जाती है, एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शैल बी डिसमिस्ड ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज ए डिफेंस। तो ये कहता है, हिंदी में पढ़ेंगे एक बार, विहित काल के पश्चात हर संस्थित वाद मतलब वाद दायर किया जाना या की गई अपील, हिंदी में देखेंगे की गई अपील, की गई अपील मतलब अपील की ही जाती है, अपील दायर नहीं की जाती, अपील की जाती है, सूट फाइल किया जाता है। ठीक है, और किया गया आवेदन और आवेदन खारिज कर दिया जाएगा यद्यपि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात उठाई न गई हो। तो ये बात करता है, ये कहता है कि एवरी सूट, ठीक है, एवरी सूट अपील प्रेफर्ड and application made after the prescribed period, यदि कोई सूट अपील या एप्लीकेशन जो है प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद में फाइल की जाती है, ठीक है, तो ये कहता है सेल बी डिसमिस, तो उसको जो है डिसमिस कर दिया जाएगा, आल्थो भले ही प्रतिवादी ने जो है इसका डिफेंस ही ना लिया हो, आल्थो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप बाय डिफेंस, आल्थो limitation has not been set up by a defense। तो ये क्या बात करता है? ये बात ये कहता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सूट फाइल किया और वो सूट जो है टाइम पीरियड लिमिटेशन से बार्ड था, अब भले ही मैं एज ए डिफेंडेंट था उसमें और मैंने इस चीज को जो है कोई ऑब्जेक्शन मैंने इस चीज पर नहीं किया या फिर मुझे मेरे ये ध्यान में नहीं है ना, एक मिनट दोस्तों, लाइट का थोड़ा इशू है, ठीक है, तो मुझे जो है ये चीज याद नहीं, सॉरी डिस्टर्ब के लिए सॉरी, ठीक है, एक मिनट रुकना बस, थोड़ा कुछ इशू हो गया लाइट का ना, हाँ ठीक है, माफी चाहूंगा दोस्तों, ये फिर से लाइट जो है, एक मिनट, लाइट बार बार में दिक्कत कर रही है। अभी तो ठीक कर दिया है, तो कितनी देर तक ठीक रहती है ये नहीं कह सकते, सॉरी दोस्तों, बीच में थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था। अभी ये लाइट को मैंने सेट नहीं किया होगा ना, तो ये पंखे की हवा से जो है ना कभी कभी गिर जाती है, ट्यूब वगैरह लगा रखी है मैंने। हाँ, तो बात करते हैं कि भले ही जो है मैं आपने कोई शूट फाइल किया जो कि लिमिटेशन से बार्ड हो गया था, ठीक है, लेकिन एज अ डिफेंडेंट ये मेरी ड्यूटी बनती थी, लेकिन मैंने इसका जो है अपना कोई डिफेंस नहीं लिया, मैंने जो है इस चीज पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, फिर भी यदि कोर्ट को, फिर भी यदि क्या, फिर भी कोर्ट जो है कि इसको डिसमिस कर देगी, भले ही मैंने उसका डिफेंस लिया हो, एज ए डिफेंस उसको लिया हो या ना लिया हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता,
जो लिमिटेशन के द्वारा बार्ड है, कोर्ट उसको डिसमिस कर देगी। उसमें डिफेंडेंट ने चाहे वो बोला हो कि ये बार्ड है या नहीं है, चाहे प्ली ली हो या नहीं ली हो, वो जो है समाप्त डिसमिस कर दिया जाएगा कोर्ट के ही थ्रू। ठीक है, कोर्ट उसको खुद ही कर देगी, चाहे आप बोलो या मत बोलो। अब उसके बाद ये था सब क्लोज 1। ठीक है, अब आते हैं सब क्लोज 2 पर। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह है कि वाद की संस्थिति, ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड, ए सूट, एक जो सूट होता है, एक वाद जो होता है, वो कब माना जाएगा कि वो जो है प्रॉपर रूप से जो है फाइल हो गया है या फिर दायर हो गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ऊपर लिख देता हूँ इसको मिटा करके ना, सेकंड पॉइंट को कहते हैं वाद की संस्थिति। ठीक है, यही है ना, संस्थिति है ना, कुछ भी बता देना आप लोग। संस्थिति मतलब दायर करना। ठीक है, कब दायर होता है? पहला बोलता है मामूली दशा में तब होता है जब वाद पत्र उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट जो इसकी बात करता है ये कहता है इन ऑर्डिनरी केस द प्लांट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, प्लांट इज प्रेजेंट टू द प्रॉपर ऑफिसर, हिंदी में भी लिखवा दूंगा। असल तो पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं कि हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग लिखो। वाद जो है हिंदी में बोल देता हूँ, वाद पत्र उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया गया हो या फिर दायर किया जाता है, तब ये कहते हैं कि वाद जो है वो दायर कर दिया गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये कहता है, ये इसका 1 था, रोमन में लिखना। ठीक है, सेकंड पे कहता है पॉपर पर्सन की जो बात करता है, पॉपर ही है ना, हाँ। इन केस ऑफ पॉपर, पॉपर मतलब होता है अंकिचन, अंकिचन एक तरीके से गरीब व्यक्ति जो होता है। ठीक है, when his application for leave to sue as a pauper is made, तो ये कहता है अंकिचन की दशा में तब होती है जब अंकिचन के तौर पर वाद लाने की इजाजत के लिए उसके द्वारा आवेदन किया जाता है। ठीक है, तो ये कहता है कि एज ए पॉपर, पॉपर पर्सन के उसमें कैसे होती है, when the application is filed for leave या परमिशन टू sue एज ए प्रॉपर, एज प्रॉपर नहीं पॉपर, पॉपर पर्सन। ठीक है, पॉपर इज मेड। ठीक है, तो ये कहता है कि यदि कोई जो है अंकिचन, हिंदी में बोलते हैं इसको अंकिचन की दशा में तब होती है, मतलब कि कोई प्रॉपर पर्सन जो है वो अपनी कोई जो है सूट फाइल करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि जब उसने जो है कोर्ट से एज ए प्रॉपर पर्सन कोई एप्लीकेशन लगाई, मान लीजिए कि उसने एप्लीकेशन लगाई 1/1/2026 को। ठीक है, उसने कोर्ट से ये परमिशन मांगी कि मुझे जो है एज ए प्रॉपर पर्सन सूट फाइल करने की जो है परमिशन दी जाए। अब वो परमिशन जो है ग्रांट करी गई 3/1/2026 को, हाँ 3/12/2026 को, ये मान लीजिए आप। ठीक है, 3/12/2026 को जो है वो परमिशन ग्रांट करी गई। तो अब इस केस में जो होगा ना, प्रॉपर पर्सन के लिए सूट फाइलिंग की डेट कौन सी होगी, यहां पर तो यहां पर जो 3/12 को परमिशन ग्रांट कर देता है कोर्ट, उसके बाद में मान लीजिए कि ये जो है अगले ही दिन 4/12 को जो है कोर्ट में वो फाइल लगा देता है अपनी सूट प्रॉपर पर्सन की। तो ये जो है इसमें फिर टाइम पीरियड कैसे स्टार्ट होगा, तो फिर क्या इसमें टाइम पीरियड ये 4/12 की डेट से स्टार्ट होगा या 3/12 की से या 1/1 से? नहीं, तो ये यही बात कहता है कि प्रॉपर पर्सन की कंडीशन में सूट तभी उसी डेट से फाइल मान लिया जाएगा जिस डेट से उसने प्रॉपर के लिए, प्रॉपर पर्सन के लिए एप्लीकेशन फाइल करी थी। तो मतलब कि 1/1/2026 से ही ये मान लिया जाएगा कि उसने जो है अपना सूट फाइल कर दिया है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन कंपनी को लेकर के, यदि कोई कंपनी जो कोर्ट के ऑर्डर से वाउंड अप होती है, ठीक है, व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट हैंड ऑन हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, क्या कहता है, तब दावेदार के दावे का पर्यापन शासकीय समापन को पहली बार कारित किया जाता है। तो मतलब कि जब
कंपनी का जो है जो वाउंड अप होती है कोर्ट के थ्रू, और जो है क्लेमेंट जो होता है वो पहली बार जो है अपने क्लेम को जो है क्या करता है ऑफिशियली बताता है, तभी से तो वो क्या हो जाएगा उस दशा में वो फाइल माना जाएगा। अब उसके बाद आते हैं बी पर। ये था ए पार्ट, ठीक है, टू का ए पार्ट, एंड नाउ अब हम आते हैं बी पार्ट पर। तो अभी बी पार्ट क्या है? बी पार्ट बात करता है सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम्स की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, इसका बी पार्ट बात करता है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की, ठीक है। बी सेट ऑफ दो चीजों की बात करता है, सेट ऑफ एंड, मिटा देता हूं तभी बेटर रहेगा। टू का बी, ये क्या कहता है? एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, कोई भी क्लेम जो है किसके द्वारा किया जाता है? सेट ऑफ के द्वारा या फिर काउंटर काउंटर क्लेम के थ्रू कोई क्लेम किया जाता है, शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट सूट एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, तो उसको जो है एक सेपरेट सूट की तरह जो है माना जाएगा, सेपरेट वाद की तरह, कि जिस डेट से जो है सेट ऑफ या काउंटर क्लेम माना गया तो उस डेट से ही उसको सूट फाइल माना जाएगा। कैसे कैसे माना जाएगा? देखिए, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, ये दो ही चीजें हैं, ये दो ही की बात करता है। तो सेट ऑफ की डेट में देखिए, सेट ऑफ की पहली बात तो ये जान लीजिए कि सेट ऑफ एनकाउंटर क्लेम्स होता क्या है। इसको प्रॉपर तरीके से हम तब जानेंगे जब हम सीपीसी का ऑर्डर 8 को जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें जो है सेट ऑफ एनकाउंटर क्लेम्स को दोनों के बारे में बता रखा है, सेट ऑफ काउंटर क्लेम क्या होता है। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे 10 लाख रुपए लेने के लिए आपके ऊपर कोई सूट फाइल किया, ठीक है। अब आप अपने सेट ऑफ में ये कहते हैं कि मैं तो जो है इसको ऑलरेडी 6 लाख रुपए दे चुका, ऑलरेडी पेड बाय 6, ऑलरेडी पेड 6 लाख रुपीज, ऑलरेडी पेड 6 लाख। आप अपने काउंटर क्लेम में ये सेट ऑफ में आप ये कहते हैं कोर्ट से। तो अब क्या होता है इस कंडीशन में? तो इस कंडीशन में कोर्ट ये ही देखती है, आपका सेट ऑफ इस चीज पे चलता है कि आपके जो 6 लाख रुपए आपने दिए हैं या नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यदि कोर्ट ये पाती है कि यहाँ आपने जो है 6 लाख रुपए दिए थे, ये बात सही है और इन्हीं के एवज में दिए थे, तो कोर्ट 10 लाख में से 6 लाख माइनस करते हुए आपको 4 लाख रुपए देने का ऑर्डर पास कर देगी। इसको बोलते हैं सेट ऑफ। नाउ अब आते हैं काउंटर क्लेम पर। काउंटर क्लेम क्या होता है? काउंटर क्लेम में मान लीजिए आपसे पैसे मांगे गए, आपसे 2 लाख, ठीक है, आपसे पैसे मांगे गए, लेकिन काउंटर क्लेम में जब आप अपना जवाब फाइल करते हैं तो आप उसमें कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे इसके पैसे मेरे पास नहीं निकल रहे, मेरे ही पैसे जो है इसको देने हैं, बल्कि ये 2 लाख की कह रहा है, इसको मेरे पैसे जो है 10 लाख रुपए इसको देने हैं। तो ये होता है काउंटर क्लेम, ठीक है। ये इसके लिए सेट ऑफ बन सकता है, लेकिन ये जो होता है ये वास्तविकता में ये काउंटर क्लेम होता है, ये सेट ऑफ होता है। आई होप आप लोगों के अब समझ में आ गया, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें कहता है, पहली बात तो ये कहती है कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जो होते हैं वो ट्रीटेड एज ए सेपरेट सूट, ठीक है, एज ए सेपरेट सूट, वो सेपरेट सूट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दो समझा जाएगा कि ऐसा दावा सेपरेट सूट तो है, लेकिन वो कब से समझा जाएगा उस चीज के लिए हम बात करते हैं। ए जो है वो बात करता है सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ की कंडीशन में तो वो सेपरेट सूट उस डेट से इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा जिस डेट से जो है वो सूट फाइल किया गया है, उस डेट से, जिस डेट से वाद दायर किया गया है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। इसको पूछते हैं। अब आते हैं इसके सेकंड क्लॉज पर, ये था फर्स्ट, अब आते हैं सेकंड पर। थोड़ा पेन भी आज खराब होगा, कोई नहीं, एक दो वीडियो बनाते हैं उसके बाद देखते हैं। उसके बाद आता है काउंटर क्लेम पर। काउंटर क्लेम, अब ये काउंटर क्लेम क्या कहता है? काउंटर क्लेम की कंडीशन में सूट कब से फाइल माना जाता है? तो काउंटर क्लेम की कंडीशन में सूट तब से फाइल माना जाता है जब आप अपना काउंटर क्लेम जो है कोर्ट में सबमिट करते हैं, मतलब कि आप अपना जवाब जो है उसमें सबमिट करते हैं उस तारीख को जिसको न्यायालय में प्रति दावा किया गया हो दायर किया जाएगा, ठीक है। इसमें बोलते हैं उस समय, उस डेट को
जब प्रतिदावा कोर्ट में दायर किया जाए, कोर्ट में दायर किया जाए। माफी चाहूंगा, थोड़ा पेन बीच में खत्म हो रहा है, ठीक है। अब नाइट का समय हो रहा है तो कहाँ से लाएंगे पेन, कल ले आएंगे। अभी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन दिख रहा होगा प्रॉपर, ऐसा नहीं है, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। मुझे तो दिखेगा ही, आप लोगों को दिखना चाहिए। समझ में आ गया ना। दोनों सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में जो है दोनों का टाइम पीरियड जो है अलग अलग होता है, अलग अलग डेट जो है उसकी सूट फाइल करने की मानी जाती है। सेट ऑफ की कंडीशन में जो है डेट कौन सी मानी जाएगी, सेट ऑफ की कंडीशन में डेट मानी जाएगी जिस डेट को सूट फाइल किया था प्लेंटिफ ने, उस वही डेट जो होगी वो सूट की फाइलिंग डेट मानी जाएगी। लेकिन काउंटर क्लेम में ऐसा नहीं है, काउंटर क्लेम में अलग कंडीशन है। काउंटर क्लेम में वो डेट वो होगी जिस डेट को काउंटर क्लेम कोर्ट में फाइल किया जाता है, ठीक है, अपना प्रतिदावा सबमिट किया जाता है ना। उसके बाद आता है इसका सी पॉइंट। ये हमने इसका बी क्लॉज भी जो है कंप्लीट कर लिया। अब दो का सी हम पढ़ते हैं। सी हाई कोर्ट की बात करता है, एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट इज मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड एट द प्रॉपर कोर्ट ऑफ द। तो ये बात करता है कि यदि हाई कोर्ट में कोई जो है एप्लीकेशन वगैरह लगानी हो मोशन वगैरह के लिए, तो जो वो उचित ऑफिसर के समक्ष जब वो प्रस्तुत कर दी जाती है तब ये कहा जाता है कि हाँ ये जो है फाइल हो गई है, ये प्रॉपर सूट जो है फाइल हो गया है। आई होप आप लोगों के जो है ये समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 4, वीत काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो। चलो आप कहो तो आज ही पढ़ा दे यार, छोड़ो यार, नाइट का टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसको सुबह अपलोड कर देंगे थोड़ा करके कुछ, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई होगी। वैसे तो मेरा गला सूख गया, अब भी आपको पसंद नहीं आएगी क्या? क्या छोड़ो, वो तो आपके ऊपर है कि आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, जरूरी तो नहीं है कि अच्छी लगे। बट ये मैं कह सकता हूँ कि जो भी भाई बहन मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो मेरी 2-4 वीडियो को देखेगा तो ये कह सकता हूँ कि हाँ उसको वीडियो जो है समझ में आएगी अच्छे से। जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें ऐसा ज़रूर लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप ट्रस्ट कीजिएगा कि आप 2-4 मेरे को सब कुछ समय दीजिए, हफ्ता 2 हफ्ते का समय दीजिए। आप 2 हफ्ते तो नहीं, खैर 5-7 दिन का समय दीजिए, वीडियो देखिए, आप लोगों को ज़रूर जो है समझ में आएगा। खैर छोड़ो, समझ में आएगा तो आप लोग वैसे ही लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को जो है अच्छा लगी होगी वीडियो। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।